सभी प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में अर्थात विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि अनुकूलन बताया गया था कि अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। अनुकूलन 2 प्रकार से था। कौन-कौन? एक एक तो जलीय अनुकूलन, एक किसके बारे में बताया गया था? एक जलीय अनुकूलन के बारे में चर्चा किया जा चुका था, जलीय अनुकूलन। और दूसरा मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन, ठीक है। जलीय अनुकूलन और मरुस्थलीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन तक चर्चा किया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में, ठीक है। एडाप्टेशन से प्रश्न पूछता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से प्रश्न उठाता है। तो उसी अनुकूलन को हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। अनुकूलन 2 प्रकार से होता है, एक जलीय अनुकूलन और एक मरुस्थलीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, अब मरुस्थलीय अनुकूलन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन क्या है? तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय खुरदरी, क्या? जल संचय, जल संचय खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, किसे? ऊंट को। तो देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन जलीय, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जलीय अनुकूलन में क्या चीज पढ़े थे आप। उसमें जलीय जीवधारियों के बारे में पढ़े थे, जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि सभी की रचनात्मक विशेषताओं के बारे में हम पढ़े थे कि कैसे जल में कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को जीवित रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्या उनके बॉडी में होता है, ऐसा क्या उनके शरीर में होता है जो उनको जीवित रखता है जल में। जैसे जलीय जंतु मछली थी, तो मछली में ऐसा क्या होता है जो उसको पानी में रहने में सहायक बनाता है। तो वहां बताया गया था कि जलीय जंतु मछली के शरीर में पर क्या होता है, जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इससे श्वसन के लिए उसमें विशेष रचनाएं होती हैं, मतलब उसमें जलरोधी शल्क पाई जाएगी जो कि पानी को क्या कर देती है, बिल्कुल फिसला देती है। पानी उस पे नहीं रह पाता है, पानी नहीं टिक पाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलोधी शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए क्या होता है, विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे जलक्लोम अर्थात गिल्स होते हैं। और तैरने के लिए इनका शरीर क्या होता है, धारा रेखी तथा चपटे होते हैं। जैसे क्या, जैसे नाव के आकार का होता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ सकरा होता है और बीच का भाग क्या होता है, कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ सकरा होता है और बीच का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं धारा रेखी, बताया गया है। इसी को बोलते हैं धारा रेखित। तो मछली की जो बॉडी होती है ना, वो धारा रेखित होती है, जिससे क्या करती है, वो उसे तैरने में सहायक बनाती है। तो ये तो जलीय अनुकूलन हुआ। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन। तो मरुस्थलीय अनुकूलन में जो भी जीव जंतु पाया जाता होगा, उसमें क्या होगा कि इसको जमीन पे चलना है, जमीन पर रहना है, जमीन पर चलना है, ठीक है। तो वही बताया गया कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उसको सामना करना पड़ता है। जैसे पानी की कमी। पानी की कमी कहाँ है, आपको पता है कि रेगिस्तान में। रेगिस्तान में, मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो जब पानी की कमी है तो उस पे रहने वाले जो जीव जंतु होंगे वो पानी की कमी को झेलेंगे, यानी उससे कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। तेज धूप, तेज क्या होगा, धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं से शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना आदि।
ये सब मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत में आएंगे। जैसे आपको बताया गया है कि पिछले हम वीडियो में ये भी चर्चा किए थे कि जो हमारा ऊँट होता है, ऊँट को हम क्या कहते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके तलवे जो होते हैं गद्देदार होते हैं, और वो तलवे गद्देदार होने के कारण वो बालू में बड़ी आसानी से चल लेता है। और दूसरी चीज कि मरुस्थल में पानी की समस्या है, यानी जो हमारा रेगिस्तान है वहां पे पानी की समस्या है। तो क्या करता है ऊँट, अ, अगर उसे 10 दिन भी पानी और भोजन न दिया जाए तो बड़ी आसानी से वो रह लेता है। उसका रीज़न ये है कि उसके पास जो कुबड़ है, कुबड़ में फैट इकट्ठा होता है, और जब उसे भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है, तो उस फैट से एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो यही कारण है कि हम ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं कि बड़ी आसानी से वो गद्देदार तलवे के कारण वो बड़ी आसानी से बालू में चल लेता है। अदरवाइज़ इतना हीट रहेगा बालू कि चलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़, वहाँ पानी की कमी होने के कारण वो फिर भी बड़ी आसानी से 10 से 12 दिन तक जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की ऐसी बनावट है, इसलिए। ठीक है? चलिए। और कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि ऊंट क्या करता है, जल को संचित करता है। क्या करता है? जल और भोजन को संचित कर लेता है। तो वो 10 से 12 दिन तक बड़ी आसानी से चल लेता है, क्योंकि मरुस्थल में जब वो निकल गया, जब चला गया, तो वहां पे न तो पानी उसको मिलेगा और ना ही उसको भोजन मिलेगा। तो वो क्या करेगा? अपने कुबड़ पे इकट्ठे जो भी फैट रहेंगे, और वो अपने अंदर जल को संचित किया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को जीवित रखता है। खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। त्वचा, अधिक बाल, ऊँट को तो बाल होता नहीं है, अधिक बाल नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो धूप से बचने के लिए उनके उनके बॉडी पे क्या होता है? बाल अधिक होता है। ठीक है? और पैर उनके लंबे होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो कि अभी बताया गया ऊँट के बारे में। ठीक है? मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। जो मरुस्थलीय पादप हैं, जो पौधे हैं, उनमें अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषता होती हैं? पहला, जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई में जाता है। जो इसके जड़ तंत्र होते हैं वो अत्यधिक फैले हुए होते हैं और गहराई में क्या होते हैं? जाते हैं। गहराई में इसलिए जाते हैं कि जब तक वो गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उनको नमी नहीं प्राप्त होगी, इसलिए उनके जड़ तंत्र बहुत फैले रहेंगे और गहराई में जाएंगे, गहराई में प्रवेश करते हैं। दूसरा क्या होता है? तना मांसल चपटा हरा एवं स्पंजी हो जाता है। जो तना होता है वो मांसल चपटा हरा एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी इसलिए होता है, आपको बताया गया है कि अगर वो स्पंजी नहीं होगा, स्पंजी और कांटेदार होने का मतलब यही बताया गया था कि वो क्या करेगा? कम से कम वाष्पोत्सर्जन करेगा। ठीक है? तो और इसके बीच में गद्देदार वो स्पंजी जैसा बना रहता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है। जो स्पंजी होता है, स्पंजी होने का रीजन यही है कि ये जल को संचित कराता है, जिससे कि हमारा वो जो पौधा होता है वो अपने आप को भोजन बना सके, भोजन बना सके। जैसे नागफनी, नागफनी क्या होता है? नागफनी को जब आप तोड़ेंगे तो स्पंजी टाइप रहता है, तो क्या करता है? वही स्पंजी वो जल को स्टोर किए हुए रहता है, जिससे वह अपना भोजन बनाता है। फिर तीसरा है, पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं। पत्तियों में जो रंध्र होता है, गड्ढों में धंसे रहते हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अभी बताया जैसे कनेर होता है कि पत्तियों में रंध्र क्या होंगे? गड्ढों से में धंसे रहेंगे, क्योंकि कम से कम रंध्र रहेंगे। जब कम से कम रंध्र रहेंगे तभी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। जब रंध्र ज्यादा रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो उस पौधों के लिए पानी की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतने ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जितना कम से कम वाष्पोत्सर्जन करेगा उतना कम से कम उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इसके जो रंध्र होते हैं गड्ढों में क्या होते हैं? धंसे रहते हैं। जैसे कनेर का हुआ, कनेर का पौधा आप लोग देखे होंगे, कनेर के पौधे में सेम कंडीशन यही होती है। ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां क्या होती हैं? पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं। कांटों या शल्कों के रूप में जब पाई जाएंगी
तो वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। जो चपटा वाला भाग था अब वो कटीला वाला भाग में परिवर्तित हो गया। तो जब उसका एरिया कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन स्वाभाविक सी बात है, वाष्पोत्सर्जन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे नागफनी हुआ, नागफनी कटीला होता है, दिक्वार हुआ, सतावर हुआ, मणभंडा हुआ, ये सब क्या है, ये सब नुकीले टाइप के होते हैं। यानी इसमें वाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है, अपने आप को नुकीले यानी कांटों के रूप में परिवर्तित कर लिए हैं, जिससे कि वहां पे पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होगा। जब पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, जो कि मरुस्थली में, मरुस्थल जैसे प्लेस पे आसानी से वो रह लेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है। तो जैसे देखिए पहला प्रश्न ये इस तरीके से पूछा है, अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन एडॉप्टेशन किसे कहते हैं, जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। क्या, उदाहरण सहित क्या करिए, समझाइए। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2016 में इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है, अनुकूलन किसे कहते हैं, जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि अनुकूलन आपका दो प्रकार का होता है। अभी यही बताया ना कि अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, आपका जलीय होता है, और एक क्या होता है, मरुस्थलीय होता है। तो अभी हम मरुस्थलीय के बारे में चर्चा किए, इसके पहले हम जलीय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो उसी को समझाना है। ठीक है, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला कह रहा है, ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। ऊंट की संरचना जो होती है मरुस्थलीय जीवन के लिए अनुकूल क्यों है, इसको सिद्ध कीजिए। अभी जो मरुस्थल पढ़ाए हैं वही चीज पढ़ाया गया है। बताया गया ना कि इस जो आपका जैसे यहाँ देखिए आप बताया गया है कि जैसे हमारा क्या होता है, जैसे ऊंट, तो ऊंट के लिए एक कंडीशन यही अप्लाई होता है कि ये क्या होता है कि मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु होते हैं, बड़ी जंतुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू, चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना, ये सब क्या है, ऊंट का ही तो, ये सब ऊंट की संरचना के ही बारे में तो बताया जा चुका है कि इस तरीके की इन सब में कठिनाइयां आती हैं, इस तरीके से इनमें प्रॉब्लम होती है। वहां पे पानी की कमी होती है, भोजन की कमी होती है। जब मरुस्थल निकल गया जानवर, तो उसको न तो पानी मिलेगा और ना ही भोजन मिलेगा। तो उस कंडीशन में वो कैसे अपने आप को जीवित रखे, कैसे अपने आप को उसमें ढाले, उसके लिए उसकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर है उसकी, इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है। तो ये 2020 में पूछा गया है, ये प्रश्न जो पूछा गया है ये 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न कर रहा है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों, कौन सा जंतु जो है मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो हमेशा जवाब क्या आता है, हमेशा जवाब किसका आता है, ऊंट का ही आता है। और क्यों है ये भी आपको बताया जा चुका है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, 2019 में ये पूछा गया है। फिर रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ये केवल ये पूछ रहा है, कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे रेगिस्तान का जहाज, यहाँ लिख देंगे, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ रेगिस्तान का जहाज। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को देख लेंगे, ऐसे पूछा जाता है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि यह है कि रसोई में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। आप हमेशा इसको यूज करते हैं अपने घर में, जब खाना बनाते हैं आप लोग तो क्या करते हैं, इसमें एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही होता है ना, लिक्विड, लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, यही होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
तो उस लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रिसाव को पता करने के लिए क्या ऐसा होता है, ऐसी कौन सी गैस मिलाई जाती है रिसाव को पता करने के लिए, जिसको हमको पता चलता है कि हाँ गैस का रिसाव हो रहा है, गैस बह रही है, तो गैस निकल रही है सिलेंडर से। तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ऐसे ऐसी उसमें क्या चीजें मिलाई जाती है, ऐसी कौन सी पदार्थ मिलाई जाती है जिससे हमको पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो उसी चीज को देखते हैं। तो देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ क्या, मरकेप्टन, क्या, मरकेप्टन, एथिल मरकेप्टन होता है, C2H5SH, एथिल मरकेप्टन होता है। क्या होता है, एथिल मरकेप्टन मिला दिया जाता है, C2H5, यस, एच मिला मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। देखिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये समूह के हैं। CH3, CH4, ठीक है, इस तरीके से चलता है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेन, नॉन एडिशन, इस तरीके से चलता रहता है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। तो वही चीज है कि आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का क्या होता है, ये मिश्रण होता है, जो कि क्या होता है, गंधहीन होता है। तो मेन आपको ये जानना है कि द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी की गैस का जो रिसाव का पता लगाते हैं, वो एथिल मरकैप्टन के द्वारा पता लगाते हैं, कि इसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसका नाम है एथिल मरकैप्टन, C2H5SH। इसको मिला देने से जब कभी भी गैस का रिसाव होगा तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ गैस का रिसाव हो रहा है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आता है फ्यूज। फ्यूज क्या है, आप लोग अपने घरों में फ्यूज यूज करते हैं, देखते होंगे, फ्यूज लगा देते होंगे, फ्यूज लगाया जाता है, इस तरीके से रहता है। तो फ्यूज जो होता है, फ्यूज का काम, मेनली काम क्या होता है कि वो लाइट को कट कर देना। और लाइट को कब कब काटेगा, जब लाइट क्या होगा, ओवर कंट्रोल हो जाएगा, यानी जब करंट ज्यादा हो जाएगी तो फ्यूज क्या कर देता है, फ्यूज वहीं से कट कर देता है, और आपके घर के अंदर की जितनी भी सिस्टम है वो बड़ी मतलब जो भी सिस्टम है वहां पे लाइट जब कट जाएगी तो सिस्टम आपका फूकने से यानी खराब होने से बच जाता है। तो जो फ्यूज होता है, फ्यूज परिपथ का एक संरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव अवयव है, जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत का प्रवाह रोक देता है। यानी जो फ्यूज होता है, हमने बताया ना कि फ्यूज का मेनली काम क्या है, फ्यूज का मेनली काम ये होता है कि वो आपके सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है आपके सर्किट को। जब कभी धारा अत्यधिक बह जाएगी, कभी कभी देखते हैं कि करंट बहुत ज्यादा आ जाती है, लाइट बहुत तेज हो जाती है, तो हमारा जो फ्यूज होता है, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, जब धारा की वैल्यू बहुत तेज हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए, कट जाए। जब कट जाती है तो हमारे अंदर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। अदरवाइज क्या, अगर फ्यूज आप नहीं लगाएंगे तो करंट का मान अत्यधिक होने पर, करंट का मान अनंत हो जाने पर क्या होता है कि हमारे जितने भी अंदर, जैसे फैन लगा है, टीवी लगा है, जैसे आपका क्या है, फैन लगा है यानी पंखा लगा है, पंखा है, टीवी है, कूलर है, ये सब क्या होंगे, अगर फ्यूज नहीं लगाया जाएगा तो करंट का मान अत्यधिक होने पर ये जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे जितने अंदर के इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, वो बच सके, खराब होने से बच सके। जब भी करंट का मान बहुत तेज हो तो ऑटोमेटिक फ्यूज क्या हो जाता है, वहां से कट जाता है। और वो जब तक हम, फ्यूज का एक पतला तार होता है, जब तक हम उसको फिर दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक करंट अंदर नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो फ्यूज का काम ये है। हीटर व फ्रिज में 5 एम्पियर से 10 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। देखिए, हीटर और जो फ्रिज होते हैं इसमें ज्यादा एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर नॉर्मल लगा देंगे तो थोड़ा सा लाइट तेज होगा तो वो कट जाएगा। तो हीटर और फ्रिज के लिए क्या चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए। तो इसलिए इसमें जो फ्यूज लगाते हैं वो ज्यादा एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं, जो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं वो ज्यादा एम्पियर के फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो सही तरीके से वर्क कर सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी करंट हीट हो, सॉरी, थोड़ा सा भी करंट ज्यादा हो तो क्या हो जाए, फ्यूज वहां से कट जाए और हीटर हमारा बंद हो जाए। ऐसा नहीं है, इसके लिए 5 एम्पियर से 5 एम्पियर से 10 एम्पियर का प्रयोग करते हैं, फ्यूज प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगला कह रहा है पॉलीथीन बहुलक के उपयोग। पॉलीथीन
बहुलक के उपयोग, पॉलीथीन बहुलक का उपयोग कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है। अदरवाइज इसके बारे में और बहुत कुछ नहीं दिया है, क्योंकि बहुलक पढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री टाइप में, तो बहुत कुछ करना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था सीधा सीधा उसकी बात कर लिया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। बस अगर ये पूछा जाएगा तो केवल और केवल यही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पॉलीथीन बहुलक के उपयोग, पॉलीथीन बहुलक के उपयोग निम्न है। पहला क्या है, पहला पॉलीथीन बहुलक का उपयोग प्लास्टिक के थैले बनाने में किया जाता है। इसके में प्लास्टिक के थैले बनाने में किया जाता है। पहला क्या है, पहला कह रहा है पॉलीथीन जो बहुलक का उपयोग किया जाता है वो प्लास्टिक के थैले बनाने में किया जाता है। जो आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो आपको थैले में सब्जी मिलती है, तो वहीं पे पॉलीथीन बहुलक का प्रयोग किया गया है। उस प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीथीन बहुलक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है प्लास्टिक फिल्म बनाने में पॉलीथीन बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यानी प्लास्टिक की जो फिल्म बनाई जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन बहुलक का ही किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है पॉलीथीन बहुलक का उपयोग प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में किया जाता है। जो पॉलीथीन बहुलक का उपयोग होता है वो प्लास्टिक की बोतल और इस तरीके से अन्य प्रकार के पात्र यानी अन्य प्रकार के बर्तन में भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पॉलीथीन के बनाए हुए बर्तन प्रयोग करते हैं आप लोग, यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके पॉलीथीन बहुलक का उपयोग। बस केवल इतना ही था। यहाँ से प्रश्न आता है, केवल आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख देना है, चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, जब भी आएगा ये 2 नंबर का आएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर में से कोई वो काम नहीं है, कोई विशेष कुछ और नहीं है, लेकिन यहाँ से पूछा गया, इस चैप्टर में पूछ दिया गया था, इसलिए इसको यहाँ पे बता दिया गया है पॉलीथीन बहुलक के उपयोग क्या है। चलिए अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगती है, ऐसा क्यों होता है। क्या रीजन है कि किसी गुब्बारे में जब वायु से हल्की गैस हम भरते हैं, भर के छोड़ते हैं तो वो ऊपर उठने लगती है। देखिए, जो गुब्बारा और जैसे आप सुने होंगे कि वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हमेशा क्या भरी जाती है, गुब्बारा हुआ या वायुयान का टायर हुआ, हमेशा उसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं, अक्रिय गैसें। क्या, अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। और अक्रिय गैसें होती कौन है, शून्य वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, शून्य वर्ग के जितने भी, शून्य वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो अक्रिय गैस है। जैसे हीलियम, हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम नियान आर्गन। ठीक है, ये सब क्या हैं, शून्य एलिमेंट्स हैं, यानी शून्य वर्ग के तत्व हैं, और ये निष्क्रिय हैं, यानी किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे तभी भी किसी, जैसे गुब्बारे में जब भरा जाएगा, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो कैसे होगा, तो फूट जाएगा। ठीक है, तो हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडान ये सब क्या है, शून्य वर्ग के एलिमेंट्स हैं और अक्रिय गैस हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसके अष्टक क्या होते हैं, जिसके अष्टक पूर्ण होते हैं, जिसके अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। जिसके अष्टक पूर्ण रहेंगे वो अक्रिय गैस रहेगा। क्यों, क्योंकि वो रासायनिक क्रिया नहीं करेगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी हम करते हैं, आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब भी आप शून्य वर्ग के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसका हमेशा अष्टक पूर्ण ही रहेगा। ठीक है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर उसमें 7 भी इलेक्ट्रॉन हुए तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो कहीं न कहीं वो रासायनिक अपक्रिया करेगा। जब रासायनिक अपक्रिया करेगा तो वो गैस किसी अन्य वस्तु में भरी नहीं जाएगी। जैसे आपके गुब्बारा में और वायुयान के टायरों में वो नहीं भरी जाएगी। अगर वो रासायनिक अपक्रिया करती है और उसको हम भर देते हैं तो क्या हो जाएगी, टायर या जो हमारा बैलून होगा, गुब्बारा होगा, वो फूट जाएगा। ठीक है, तो किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगती है, ऐसा क्यों, क्योंकि वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये गुब्बारे में क्या भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी क्या होती है, ये वायु से हल्की होती है, लेकिन इन हीलियम या आर्गन क्रिप्टॉन से थोड़ी भारी होती है। ठीक है, लेकिन गुब्बारे में क्या भरी जाती है, या हाइड्रोजन भरा जाए या हीलियम, केवल एक ऐसा ये हाइड्रोजन ही है जो शून्य वर्ग का एलिमेंट्स नहीं है और ये भरा जाता है, इसके अलावा और कोई गैस नहीं भरी जाएगी। बाकी जिस किसी भी गैस का प्रयोग किया जाए वो
शून्य वर्ग के एलिमेंट्स अर्थात अक्रिय गैसों का ही प्रयोग किया जाएगा। तो वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। जब अगर ये वायु से डेंसिटी उसकी अधिक होगी, वायु से अगर वो हल्की नहीं होगी तो ऊपर कहाँ उड़ेगी, तब तो वो क्या करेगी, नीचे दबेगी। वायु से हल्की है इसलिए क्या हो रही है, ऊपर चली जा रही है। अगर वो वायु से भारी होगी तो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आएगी फिर, क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर लगेगा वहां पे। ठीक है। तो ये रहा कि गुब्बारे से संबंधित प्रश्न जो बनता है, ये यहाँ पे रहा कि उसमें हाइड्रोजन ही क्यों भरी जाती है। तो आपको ये बता दिया गया क्योंकि वो वायु से क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों। तो आइए देखते हैं इसको भी। क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पाकर लोहे में थर्मल प्रसार होता है। क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, और वह फैल जाती है और गैप को भर लेती है। जैसे ये रेल की पटरी है, एक इधर से है और यहाँ एक गैप थोड़ा सा है, ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। इस ऐसा स्पेस इसलिए छोड़ता है क्योंकि होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में इसमें प्रसार होता है। क्या होता है, थर्मल प्रसार होता है। कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। थर्मल एक्सपेंशन होता है। अगर जगह नहीं छोड़ा जाता तो गर्मियों में हीट होने के कारण जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तब होता क्या कि पटरियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती थी। जब चढ़ जाती तो वहां एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता। तो इसलिए इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है, जिससे क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जब इनका थर्मल एक्सप्रेशन होता है, प्रसार होता है, तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। चढ़ती नहीं है, केवल आपस में सट जाती हैं बस, जिससे कि आसानी से गति प्रदान होती है, ट्रेन वगैरह आसानी से निकल जाती हैं, वो गैप को भर लेती हैं। यही रीजन है कि रेल की दोनों पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। उसका मेन रीजन ये है कि थर्मल प्रसार के कारण उनके बीच में जगह, गैप को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ना। ठीक। चलिए अगला देखिए, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या है, कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिक विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, ये बनाया गया है। अब इसका जो आयाम होगा, जब ये कंपन वाइब्रेशन करेगी तो क्या करेगी, ये इसकी मध्यमान स्थिति होगी। ये बीच वाली क्या होती है, ये मध्यमान स्थिति होती है। तो ये दिखाते हैं आपको, जो बीच वाली भाग है ये इसकी मध्यमान स्थिति होती है। मध्यमान, ये इसकी मध्यमान स्थिति है। और ये वाली क्या है, ये मैक्सिमम स्थिति है। यानी अब मध्यमान स्थिति से जो मैक्सिमम जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी वही उसका क्या होगा, आयाम हो जाएगा। जैसे यहाँ भी आयाम ये हो गया। फिर ये मध्यमान स्थिति से इधर मैक्सिमम गया, यानी जो मैक्स बार जाएगा, जितनी मैक्स बार जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। यहाँ भी होगा क्या, मैक्स बार गया, इसका वाइब्रेशन मैक्स हुआ, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आयाम हुआ। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मतलब ये डिस्टेंस टाइप का होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है और संभवतः आने के भी चांस रहते हैं इसके, कई बार ये रिपीट किया जा रहा है। तो रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या है। रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमा कर गैस उत्पन्न की जाती है। अब ध्यान समझिए इस चीज को कि रॉकेट कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इसको वर्क कराया जाता है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है कि ये काम करता है। तो रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ, यानी जो जिसमें आग लग सके, जो जल सके, रॉकेट में ज्वलनशील पदार्थ को जमाकर गैस उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है, गैस उत्पन्न की जाती है, जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है।
यानी रॉकेट में क्या करते हैं, एक ज्वलनशील पदार्थ को हम रखते हैं, भरते हैं, है ना, क्या करते हैं, भरते हैं, जिससे क्या हो, गैस उत्पन्न के, और नीचे की ओर उसमें तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। जब हम उसको उसमें आग लगाते हैं तो उसकी जो धुआं होती है, यानी जो उसकी धुआं होती है, वो तीव्र वेग से पीछे की तरफ क्या होती है, फेंकती है, निकलती है, जेट के रूप में निकलती है। यह गैस रॉकेट के ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल देती है। जो गैस निकलती है तेजी से, जब पीछे की तरफ फेंकेगी तो आगे की तरफ उसको धक्का देती है, यानी उसके जस्ट अपोजिट के साइड में उसको प्रतिक्रिया बल देती है। जब उसको प्रतिक्रिया बल देगी, उतनी तेज से वो बल देगी कि रॉकेट बड़ी तेजी से क्या हो जाता है, फ्लो, यानी बड़ी तेजी से भागने लगता है, उड़ने लगता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। उसका मेन रीजन ये है कि इसके अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है, जब इसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है कि ये बड़ी तेजी से पीछे की तरफ धुआं के रूप में फेंकता है। जब फेंकता है तो प्रतिक्रिया बल आगे की तरफ प्रतिक्रिया बल देता है, और हमारा रॉकेट तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता है। यह न्यूटन के गति विषय के किसके नियम है, तीसरे नियम, न्यूटन के गति विषय तीसरे नियम पे है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। जैसे अगर हम बात करें, जब आप कुएं से बाल्टी से पानी निकालते हैं, कुएं में से जब बाल्टी से पानी निकालते हैं तो क्या होगा, जो बाल्टी भरी रहेगी वो भी पीछे की तरफ उतनी तेजी से बल लगाती है, और आप भी क्या अपनी तरफ उतनी तेजी से बल लगाती है। संयोगवश जब कभी रस्सी टूट जाती है तो बड़ी तेजी से क्या होता है, बड़ी तेजी से आपकी जो बाल्टी होती है वो नीचे गिरती है, और आप जस्ट उसके अपोजिट में बाहर की तरफ गिरते हैं, मतलब बाहर की तरफ आप झटका खाते हैं। वही होती है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तो हमारी जो रॉकेट होती है वो रॉकेट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रॉकेट न्यूटन के किस कौन से नियम पर आधारित है। तो रॉकेट के उड़ने का प्रक्रिया है वो न्यूटन के गति विषय के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं। जैसे ये है, स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये इसका अग्रभाग होता है। यहाँ क्या होता है, ये अग्रभाग है, ये अग्रभाग है, और इसमें द्रव ऑक्सीजन के रूप में भरा हुआ है ना, इसमें द्रव ऑक्सीजन भरा हुआ है। यहाँ से आपका ईंधन है, ठीक है, और ये दहन कक्ष है, यानी आग लगाने वाला ये कक्ष है। इसमें जब आग लगती है तो क्या होता है कि दहन के फलस्वरूप जो गैस निकलेगी, गैस अर्थात धुआं के रूप में जो निकलती है, बड़ी तेजी से बाहर की तरफ फेंकती है, बड़ी तेजी से बाहर की तरफ निकलती है। जो बड़ी तेजी से वो बाहर की तरफ निकलती है तो आगे इस रॉकेट को आगे की तरफ पुश भी करती है, धक्का भी देती है। जब धक्का देती है तो बड़ी तेजी से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। ठीक है, जितनी तेजी से इसकी दहन होगी उतनी ही तेजी से रफ्तार से ये उड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका फिगर था, और फिगर में ये चीजें बताई गई हैं कि कैसे ये उड़ रहा है, कैसे इसमें वर्क कर रहा है, कौन ईंधन कहाँ होता है, और इसका गैस किधर से निकलता है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये गैस निकल रहा है पीछे की साइड से। ठीक है, गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है, रॉकेट भी ऊपर की ओर उतनी ही तेजी से अधिक वेग से उड़ता है। हमने बताया कि ज्वलनशील जितना अधिक होगा, धुआं जितना अधिक निकलेगा, जेट जितना अधिक निकलेगा, हमारा रॉकेट भी उतनी तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, अगला है दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम। दूरस्थ शिक्षा, देखिए दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा उसके लिए है जैसे जो कोई भी जॉब कर रहा है, जो कोई नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए रेगुलर क्लास लेना तो संभव है नहीं, रेगुलर तो एथोराइज्ड है नहीं, तो इसलिए उसके लिए दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड कराया गया है। दूरस्थ शिक्षा में जैसे आपका राजर्षि टंडन हुआ, कौन सा हुआ, राजर्षि टंडन हुआ, इग्नू हुआ, ये सब क्या करती हैं, ये सब जो भी व्यक्ति सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके लिए है ये, कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू बनाए रखिए, अपने काम को करते रहिए, उसके साथ साथ भी आप क्या करेंगे, शिक्षा ले सकते हैं। किसके माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा संचार के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हैं। आपकी सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम से होंगी, आप ऑनलाइन चीजों से देख सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह इसमें होता है, असाइनमेंट लिखते हैं, उसको जमा करते हैं, उसके बाद केवल आपको क्या देना होता है, पेपर देने जाना होता है। पेपर आप जब भी आपका पेपर होगा, आप पेपर दे करके आप अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हैं, डिग्री को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सिस्टम क्या है, माध्यम क्या है, मुद्रित सामग्री, पुस्तक, पत्रिकाएं,
यानी मुद्रित सामग्री जो होगी ये बाई पोस्ट के द्वारा आपके घर पे पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के ही द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट द्वारा पहुंचा दी जाएंगी पुस्तक पत्रिकाएं। और दूसरा श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी स्लाइड, चलचित्र, टेप, जैसे जो आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उससे भी आप क्या करेंगे, आप घर बैठे देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, वहां से श्रव्य दृश्य यानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हमको पेपर देना है, क्या पढ़ना है, तो ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से। आप रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से सुन और देख दोनों सकते हैं। ठीक है, और चौथा है कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के माध्यम से भी आप दूरस्थ शिक्षा के संचार के माध्यम को आप बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक उसको ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हासिल कर सकते हैं चीजों को, पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारे सिस्टम है, संचार माध्यम के द्वारा हम अपनी डिग्री को ले सकते हैं। और अगला है अध्ययन केंद्र, यानी लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप चीजों को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा दूरस्थ शिक्षा के संचार के माध्यम, कैसे कैसे क्या क्या माध्यम है उसके। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है जो कि पूछा जा रहा है, एक नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न। नोट पॉइंट में एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि एजुसेट क्या है। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट जो हमारा ये शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एजुसेट है ये क्या है? एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक नंबर में पूछता है, चाहे वो विकल्प में पूछ ले या अति लघु उत्तर में पूछ ले। दूसरा प्रश्न कर रहा है प्रतिजैविकी औषधि। प्रतिजैविकी औषधि क्या है? तो इंसुलिन जो है ये हमारे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जो इंसुलिन है ये एंटीबायोटिक है। प्रतिजैविकी मतलब एंटीबायोटिक। क्या? एंटी एंटीबायोटिक है ये, है ना? तो जो प्रतिजैविकी है ये हमारी जो इंसुलिन है ये हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगला है घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। घड़े में रखा जो पानी होता है, कौन सी विधि है जिसके द्वारा वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो घड़े में रखा पानी वाष्पन विधि के द्वारा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जो घड़े में पानी रखा है और जितना ही वो हीट होगा उसमें उसमें उतने ही उसमें से वाष्पन होगा, और वाष्पन विधि के द्वारा हमारे घड़े का पानी क्या होगा? ठंडा होगा। जितना ज्यादा हीट होगा, अब जब हवा चलेगी तो उतना ही ज्यादा वो घड़ा क्या करेगा? उस पानी को और ठंडा करेगा, है ना? तो वाष्पन विधि के द्वारा घड़े में पानी रखा पानी क्या होता है? घड़े में रखा पानी ठंडा होता है। आप घर में क्या करते हैं? पानी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रिज का प्रयोग करते हैं, है ना? फ्रिज का प्रयोग करते हैं। तो अच्छी बात है फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान बहुत है। क्या है? नुकसान बहुत है। पहली चीज तो आप जो फ्रिज को घर में रखे रखे हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे खतरनाक विषैली गैस निकलती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बहुत जहरीली गैस होती है। तो ये अपने घर में फ्रिज को रखे हुए हैं, ठीक ना? फ्रिज को अपने घर में रखे हुए हैं, तो इसमें से जो गैस निकलती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि काफी नुकसानदेह गैस है। तो ये गैस के माध्यम से ही पानी को ठंडा करना या किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास घड़ा है तो आपको ये करना चाहिए कि कम से कम फ्रिज का प्रयोग करें, घड़े का प्रयोग ज्यादा करें। घड़े के पानी का प्रयोग करने से वैसे भी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में शोध जैसा होता है, वो और भी अच्छा होता है उसका पानी। तो आप फ्रिज के पानी से कम फ्रिज के पानी को यूज करें और घड़े के पानी को ज्यादा ज्यादा यूज करें। ठीक है, तो क्योंकि घड़े में जो पानी ठंडा होगा वो बाई नेचुरली के द्वारा, वाष्पन विधि के द्वारा ठंडा होगा, बाई नेचर के द्वारा ठंडा होगा। लेकिन फ्रिज में जो भी चीज हम ठंडा करेंगे या भी जिसको भी चीज को अच्छा बना के रखना चाहेंगे, वो सब गैस के माध्यम से ही संभव है। अदरवाइज और किसी के माध्यम से नहीं है, उसमें कोई नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज घड़े का पानी करेंगे तो
बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न रहा। जो भी प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में पूछा जाता है, इसको बता दिया गया है। इसको देख लीजिए चीज़ों को। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आप अगर वीडियो को पिछले इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इसके पिछली वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा, क्या है, प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप यहाँ तक के वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अर्थात अपने जूनियर फ्रेंड्स, जो आपके जूनियर भाई हैं, उनके साथ अवश्य हमारा ये चीज़ें वीडियो शेयर करिए, लिंक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अब आपका समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है एग्जाम का, इसलिए आप लग जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम की आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ऐड हो जाइए। क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी न्यूज़ होता है या पीडीएफ के फॉर्म में जो भी नोट्स वगैरह होता है, वो सब टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट अवश्य कर दिया करिए, चाहे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।